फिल्म की शुरुआत हिस्ट्री के प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन के साथ होती है, जो अपना सामान एक ट्रक पर रख रहे हैं। वो पिछले एक दशक से इस शहर में रहने के बाद अब एक नए शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लगभग तैयार हो चुके हैं कि अचानक उनके कई कॉलीग्स वहां आ जाते हैं। जॉन के रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उन्हें उनके आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने किसी को ये भी नहीं बताया था कि वो यहाँ से जा रहे हैं। फिर भी वे उन्हें एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए आए हैं। डैन, जो उसी कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं, खासकर हैरान है। वो समझ नहीं पा रहे कि जॉन सिर्फ 10 साल बाद इतना शानदार करियर क्यों छोड़ रहे हैं। एक और कॉलीग्स एडिथ, जो आर्ट हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ये बात उठाती है कि जॉन की उम्र इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। फेयरवेल पार्टी में जमा सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही और वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं। लेकिन जॉन बस इतना कहते हैं कि वो समय समय पर अपनी जिंदगी में बदलाव करना पसंद करते हैं। अब जब सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो जॉन उन्हें अपने खाली पड़े घर के अंदर इनवाइट करते हैं, जहां सिर्फ एक सोफा बचा है। डैन जल्द ही जॉन के सामान में एक बहुत ही दिलचस्प चीज ढूंढ लेते हैं। उन्हें एक छेनी जैसी चीज दिखती है और वो अनुमान लगाते हैं कि ये एक प्राचीन कार्विंग स्टोन जैसी लगती है। वो इसे आर्ट को दिखाते हैं, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और वो उनके अनुमान की वेरीफाई करते हैं। असल में ये पत्थर लगभग 12,000 साल पुराना है, जो अपर पेलियोलिथिक ईरा की मैग्डालेनियन कल्चर से रिलेटेड है। दोपहर बीतते बीतते इकट्ठे हुए दोस्त जॉन से कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो वे सब सुनने के लिए तैयार हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर कुछ देर सोचते हैं और जवाब देते हैं कि उनके पास वाकई में कुछ बताने लायक है। फिर वो उनसे एक सीधा सा हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हैं, क्या होगा अगर अपर पेलियोलिथिक ईरा का एक आदमी आज तक जिंदा रह जाए और कभी मरे ही नहीं। लगभग तुरंत ही हैरी, जो एक बायोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 190 साल तक जीने के लिए बनी है। एक आइडियल ह्यूमन बॉडी जो परफेक्टली फंक्शन करती है और सेल्स को परफेक्टली रिजेनरेट करती है, वो हजारों साल या उससे भी ज्यादा समय तक जी सकती है। हैरी आगे कहते हैं कि बहुत सी चीजें पॉसिबल हैं, भले ही हमें उनके बारे में अभी जानकारी न हो। आखिरकार एक समय था जब कोलंबस ने इंडिया का नया रास्ता ढूंढने निकला था और सभी ने उसे पागल कहा था। ये सुनकर जॉन अपने दोस्तों को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बताने का फैसला करते हैं। वो बड़े ही परसेवरेंस से कहते हैं कि वो एक बार कोलंबस के साथ सेल कर चुके हैं। उन दिनों हर कोई ये मानता था कि पृथ्वी फ्लैट है। असल में उन्हें भी लगता था कि कभी भी उनका जहाज पृथ्वी के किनारे से गिर सकता है। जॉन के कॉलीग्स उनकी अजीब-ओ-गरीब बातों से बेहद हैरान हो जाते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर फिर कहते हैं कि वो असल में पेलियोलिथिक एरा से हैं। कमरे में बढ़ते टेंशन को तोड़ने के लिए वो एक केवमैन जैसी आवाज निकालते हैं और सभी हंसने लगते हैं। सैंडी, एक जूनियर हिस्टोरियन जो किचन में गई थी, वापस आती है और पूछती है कि क्या हुआ। हैरी मजाक में कहते हैं कि जॉन खुद को 14,000 साल का बता रहे हैं। साफ तौर पर सैंडी उनकी बात पर यकीन नहीं करती और उनसे मजाक बंद करने को कहती है, लेकिन सभी को ये बात दिलचस्प लगती है और वे और सुनना चाहते हैं। जॉन बताते हैं कि हर 10 साल में लोगों को ये नोटिस करने लगता है कि वो बूढ़े नहीं हो रहे, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और एक नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में वो सिर्फ 35 साल तक ही बूढ़े हुए, लेकिन उन्हें अपने ट्राइब को छोड़ना पड़ा। उनके आसपास के लोगों ने देखा कि वो कभी बूढ़े नहीं होते और सोचा कि वो उनकी जिंदगी चुरा रहे हैं ताकि वो जवान बने रहें। इसके अलावा वो कहते हैं कि पहले 2000 साल बहुत ठंडे थे। समय के साथ ग्लेशियर्स पिघलने लगे और समुद्र दिखाई देने लगा, जिसने धरती को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया। आर्ट, जो ध्यान से ये सब सुन रहे हैं, बताते हैं कि ये सब बेसिक बातें हैं जो हर कोई साइंस की किताबों में पढ़ता है। जॉन इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसी किताबों के जरिए अपनी मेमोरी को ताज़ा किया है। उनके बिना 14,000 साल के अतीत के हर डिटेल को याद रखना इम्पॉसिबल है। लिंडा, एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, फिर पूछती है कि क्या जॉन ने कभी ये जानने की कोशिश की कि हम सब कहाँ से आए हैं। जॉन जवाब देते हैं कि अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में वो आसमान की तरफ देखते और सोचते कि क्या वहाँ कोई आदमी है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जॉन के कॉलीग्स उनसे कई सवाल पूछने लगते हैं और वो सभी के जवाब देते रहते हैं। फिर उनमें से एक पूछता है कि वो ये सब 14,000 साल तक छुपाने के बाद अब क्यों बता रहे हैं। जॉन ईमानदारी से जवाब देते हैं कि वो अपने दोस्तों को खुद के रूप में अलविदा कहना चाहते थे, न कि उस रूप में जो वे उनके बारे में सोचते थे। अचानक
लिंडा को ये सोचकर हैरानी होती है कि आखिर वो अपने जन्म की जगह को कैसे भूल सकते हैं। जॉन का इसका जवाब सीधा है। वो प्लेन्स से फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, टंड्रा, कैनियंस और न जाने कहां घूमते रहे, लेकिन अब ये सभी जगहें फ्रीवेज, बिल्डिंग्स और अर्बन स्प्रॉल से ढक चुकी हैं। हजारों साल के बदलाव को पार करके 14,000 साल पहले की दुनिया को याद करना अब असंभव है। जॉन के अपने किस्से सुनाते रहने के साथ उनके दोस्त 2 ग्रुप्स में बंटने लगते हैं। ज्यादातर लोग उनकी कहानी को मनोरंजक और दुनिया के असली हिस्ट्री के साथ मेल खाता हुआ पाते हैं। वहाँ आर्ट और एडिथ इस पूरी बात से और ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। आर्ट को लगता है कि जॉन सिर्फ कुछ किताबों में पढ़ी हुई बातों पर आधारित कहानियां गढ़ रहे हैं। वहाँ एडिथ को चिंता होने लगती है कि उनके लंबे समय के कॉलीग्स मानसिक रूप से बिगड़ रहे हैं। दोनों के विरोध के बावजूद जॉन अपनी बात जारी रखते हैं और कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ समय बाद वो पूर्व की ओर चले गए। उस समय डायरेक्शंस के नाम नहीं थे, वो बस सूरज की ओर चलते रहे, ये सोचकर कि शायद वहाँ गर्मी ज्यादा होगी। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत तक जॉन को अकेले घूमने और जहाँ चाहे वहाँ फिट होने का तरीका पता चल चुका था। वो पूर्व से ट्रेड रूट्स का पालन करते हुए कॉपर का व्यापार करते और नई भाषाएं सीखते गए। शुरुआत में एक हंटर गैदरर के रूप में आगे बढ़ना आसान था, लेकिन जैसे जैसे विलेजेस बढ़े और सिविलाइजेशन विकसित हुई, ये मुश्किल होता गया। उन्हें अपने गिफ्ट को छुपाने के लिए कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ी और उन्होंने कुछ बार अपनी मौत का नाटक भी किया। सदियों बीतते गए और वो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते रहे, जब तक कि वो इंडिया नहीं पहुंच गए। उनका आगमन बुधा के समय हुआ, जिन्हें जॉन अब तक के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्ति बताते हैं। बुधा ने उन्हें ऐसी बातें सिखाई जो उन्हें पहले कभी पता नहीं थी। जॉन वहां रुक गए और सीखते रहे जब तक कि वो महान व्यक्ति नहीं चले गए। कुछ ही देर बाद जॉन के एक और कॉलीग्स विल ग्रुबर, जो साइकाइट्री के प्रोफेसर हैं, वहां पहुंचते हैं। बाकी लोग जल्दी से उन्हें सब कुछ समझाते हैं जो उन्होंने सुना है। विल एक बूढ़े आदमी हैं जो कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। वो शुरू में चीजों को फेस वैल्यू पर लेते हैं और साइकाइट्री के नजरिए से सवाल पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या जॉन ने अपने लंबे जीवन काल में कभी गंभीर बीमारी का सामना किया है। जॉन जवाब देते हैं कि पिछले 100 सालों में उन्हें टाइफॉइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और यहाँ तक कि ब्लैक प्लेग भी हुआ था। सबसे सीधा सवाल ये उठता है, अगर उन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ था तो उनके शरीर पर स्कार्स होने चाहिए। जवाब में जॉन कहते हैं कि वो हमेशा पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उन्हें स्कार्स नहीं पड़ते। हैरी, जो सबसे ज्यादा मजाकिया है, हंसते हुए पूछते हैं कि जॉन अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इतने लंबे जीवन काल में बहुत सारा फ्री टाइम होगा। जॉन जवाब देते हैं कि उन्होंने अपने फ्री टाइम में पढ़ाई की, जिसकी वजह से पिछले 170 सालों में उन्होंने 10 डॉक्टरेट हासिल किए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 1840 में बायोलॉजी की डिग्री ली थी, लेकिन उस समय नॉलेज इतनी वास्ट नहीं थी। ये सुनकर विल बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एक बात याद करते हैं जो किसी ने उन्हें पहले कही थी। जॉन के ट्राइब के कुछ लोगों को डर था कि वो उनकी जिंदगियां चुरा रहे हैं। विल पूछते हैं कि क्या जॉन को ये पक्का पता है कि वो किसी सबकॉन्शियस मैजिकल पावर के जरिए ऐसा नहीं कर रहे। आखिरकार हमेशा से वैम्पायर्स की कहानियां रही हैं जो इंसानों का खून पीकर उनकी जिंदगी ले लेते हैं। सभी को डराने के लिए विल अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और जॉन की तरफ तान देते हैं। वो कहते हैं कि इससे वो देख सकेंगे कि जॉन असल में मरते हैं या नहीं। जॉन तुरंत कहते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो इमॉर्टल हैं। विल जोर देते हैं कि एक गोली उनकी बाह में मारकर वो देख सकते हैं कि वो ठीक होते हैं या नहीं, लेकिन सभी उन्हें हथियार नीचे रखने के लिए कहते हैं और विल आखिरकार ऐसा कर देते हैं। वो पूरी कहानी से बहुत परेशान हो जाते हैं और जल्दी से घर छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें काम करना है। इसी बीच आर्ट बताते हैं कि विल की पत्नी कल रात कैंसर के साथ लंबी लड़ाई के बाद चल बसी है। ये सुनकर जॉन को बुरा लगता है और वो बूढ़े आदमी से माफी मांगने के लिए दौड़ते हैं। वो उन्हें उनके घर से ज्यादा दूर नहीं पाते और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। विल थोड़ा शांत हो जाते हैं और रिवॉल्वर जॉन को सौंप कर चले जाते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर बाद में देखते हैं कि उस गन में कोई गोली नहीं है, जिससे वो मुस्कुरा देते हैं। जैसे ही जॉन वापस अंदर आते हैं, सभी कहते हैं कि वो और सुनना चाहते हैं। सिर्फ एडिथ को उनकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा चिंता होने लगती है। जॉन फिर बताते हैं कि 1600 में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी, जिसके बारे में उन्हें लगा कि उसे भी उन्हीं जैसा गिफ्ट मिला हुआ है। दोनों ने 2 पूरे दिन तक अपनी जिंदगियों के बारे में बातें की। ये सब काफी कन्विंसिंग था,
लेकिन वो एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पाए। आखिरकार वो अलग अलग रास्तों पर चले गए और कांटेक्ट में रहने का वादा किया। जॉन याद करते हैं कि 200 साल बाद उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रसल्स के एक ट्रेन स्टेशन पर उस आदमी को देखा, लेकिन भीड़ में उसे खो दिया। यहाँ पर बातचीत सभी के पसंदीदा विषय पर आ जाती है, धर्म। डैन पूछते हैं कि क्या जॉन रिलीजियस हैं, और जॉन कहते हैं कि वो नहीं है। जॉन फ्रेंच स्कॉलर पियर साइमन लाप्लेस को कोट करते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बात की कोई हाइपोथेसिस नहीं चाहिए कि दुनिया कैसे बनी। फिर डैन, जो अपने रिलीजन के बारे में बात करके लड़ाई शुरू करने पर आमादा हैं, पूछते हैं कि क्या जॉन ने कभी किसी बिब्लिकल फिगर से मुलाकात की है। कमरे का माहौल इंटेंस हो जाता है और जॉन सावधानी से कहते हैं कि उन्होंने की है, लेकिन वो इस विषय को छोड़ने का आग्रह करते हैं क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कमरे में मौजूद सभी लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन कुछ दूसरों से ज्यादा डिवाउट हैं। हालांकि कोई भी बाइबल पर एडिथ जितना गहरा यकीन नहीं करता। डैन जॉन से अर्ली क्रिश्चियनिटी के बारे में बताने के लिए कहते हैं और ये कि ये कैसे शुरू हुआ। जॉन आखिरकार हाँ कर देते हैं और एक बमशेल ड्रॉप करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी बाइबल ज्यादातर मिथ और अल्लेगोरी है, जिसकी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स में बेसिस है। ये सुनकर एडिथ बेहद असहज हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद जॉन बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात बुद्धा से हुई तो वो उस महान व्यक्ति के लाइफ और सफरिंग के नजरिए से बहुत प्रभावित हुए। जब जॉन मेडिटेरेनियन वापस लौटे, तब तक रोमन एम्पायर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि पूरी सिविलाइजेशन एक जायंट किलिंग मशीन बन चुकी थी, इसलिए वो नियर ईस्ट चले गए, ये सोचकर कि उन्हें बुद्धिस्ट टीचिंग्स को मॉडर्न फॉर्म में पेश करना चाहिए। अचानक एडिथ जोर से हंसती हैं और कहती हैं कि उनके कॉलीग्स खुद को जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं। जॉन इसे नकारते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि जीसस सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग थे, जिन्हें जबरदस्ती एक गॉड लाइक फिगर बना दिया गया। हालांकि एडिथ इस बात से स्तब्ध रह जाती है। डैन इस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और क्रूसिफिक्शन के बारे में पूछते हैं। जॉन कहते हैं कि उन्होंने इंडिया में सीखी एक एंशिएंट टेक्निक के जरिए अपने लिम्स के दर्द को ब्लॉक कर लिया था। उन्होंने अपने बॉडी प्रोसेसेस को इतना धीमा करना भी सीख लिया था कि वो अनडिटेक्टेबल हो गए। लोगों ने सोचा कि वो मर चुके हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स ने उन्हें क्रॉस से उतारकर एक केव में छुपा दिया। आखिरकार जॉन ठीक हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशंस में लौट आया। वो चुपचाप वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ डिवोटीज जो पास ही खड़े थे ने उन्हें चलते देख लिया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे इतने एक्साइटेड थे कि मिरेकल्स पर यकीन करने के लिए तैयार थे। तभी विल वापस आते हैं और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। बाकी लोग उन्हें जॉन की कहानी के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। सोचिए, आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और वो कैजुअली खुद को जीसस बता रहा हो। एडिथ को सभी के सामने टूटता देख विल बीच में आते हैं और कहते हैं कि ये कहानी अब खत्म होनी चाहिए। उन्हें डर है कि जॉन को सीरियस प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, लेकिन एक रादर ड्रामेटिक फैशन में जॉन खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहानी बना रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि वो खुद को 14,000 साल का बताने के अपने फॉल्स क्लेम को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जब उनके दोस्तों ने सवाल पूछने शुरू किए तो उन्हें जवाब देने में मजा आने लगा और कहानी बढ़ती चली गई। सभी राहत महसूस करते हैं, खासकर एडिथ, और जल्द ही वे एक एक करके अपने घरों को चले जाते हैं। हालांकि सैंडी, जो जॉन से प्यार करती है, वह रुकने का फैसला करती है और दोनों सबको फ्रंट पोर्च पर छोड़ देते हैं। ये पता चलता है कि सैंडी अभी भी जॉन की बातों पर यकीन करती है। वो पूछती है कि उन्होंने अपना नाम कितनी बार बदला है। जॉन बताते हैं कि उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बदला, लेकिन कई सरनेम्स का इस्तेमाल किया है। करीब 60 साल पहले जब वो हार्वर्ड में पढ़ा रहे थे तो उनका नाम जॉन थॉमस पार्टी था। अचानक विल, जो वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बातचीत सुन लेते हैं। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि जॉन थॉमस पार्टी उनके एस्ट्रेंज्ड फादर का नाम था। विल उन दोनों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या जॉन ने हार्वर्ड में केमिस्ट्री पढ़ाई थी। जॉन हाँ कहते हैं, लेकिन विल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। फिर जॉन उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी की माँ का नाम नोला था। विल, जिन्होंने कभी किसी को अपनी माँ का नाम नहीं बताया, ये सुनकर टूट जाते हैं। जॉन आगे कहते हैं कि जब उनका और नोला का बेटा छोटा था तो उनके पास वुल्फी नाम का एक पेट डॉग था। विल बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये उनके बचपन के पेट का नाम था। इस रेवलेशन का शॉक इतना ज्यादा होता है कि बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहां गिर जाते हैं। दृश्य बदलता है और कुछ समय बाद एक एम्बुलेंस विल के शव को ले जाती है। कुछ ही देर बाद जॉन अपने ट्रक में चढ़ते हैं और सड़क पर निकल पड़ते हैं।
इससे पहले कि वो जा सके, सैंडी उनके साथ बाकी के सफर पर चलने का फैसला करती है।